राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के डिस्कस का टॉपिक है न्यायिक सक्रियता और जनित अभियोग। न्यायिक सक्रियता क्या है? न्यायिक सक्रियता का क्या अर्थ है? भारत में न्यायिक सक्रियता का इतिहास क्या रहा है? न्यायिक सक्रियता और न्यायपालिका में संबंध। जनहित याचिकाएँ क्या है? जनहित याचिकाओं का इतिहास क्या है? भारत में जनहित याचिकाएँ न्यायिक सक्रियता से कैसे जुड़ी? तो जुडिशियल एक्टिविज्म एंड PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये एक बहुत ही रोचक विषय है, लेटेस्ट विषय है, भारत की न्यायिक व्यवस्था से जुड़ा विषय है। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं न्यायिक क्रियाशीलता अथवा न्यायिक सक्रियता पर। न्यायिक सक्रियतावाद, जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक क्रियाशीलता या न्यायिक सक्रियता का क्या अर्थ है? न्यायिक सक्रियता से अभिप्राय है न्यायिक क्रियाशीलता से अभिप्राय है कि जब न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर विधानपालिका और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करती है, यानी न्यायपालिका का कार्य जो है वो न्यायिक क्षेत्र में रहना है, विधानपालिका द्वारा बनाए गए कानून और कार्यपालिका द्वारा पारित किए गए आदेशों पर अपना निर्णय देना है। लेकिन जब न्यायिक सक्रियता विधानपालिका यानी कानून निर्माण का कार्य करने लग जाती है, कानून क्रियान्वयन का कार्य करने लग जाती है, तो उसको न्यायपालिका की न्यायिक सक्रियता कहते हैं। यानी अपने अधिकार क्षेत्र से अपने लिमिट्स को क्रॉस करके जब उनको ये लगता है कि विधानपालिका कानून निर्माण के प्रति पूरी तरह से जवाबदेह नहीं है, कार्यपालिका अपने आदेशों के प्रति पूरी तरह से जवाबदेह नहीं है, उसमें पारदर्शिता नहीं है, तो न्यायपालिका जो है अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करती है और आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए जनहित याचिकाओं के माध्यम से भी न्यायपालिका विधानपालिका और कार्यपालिका के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करती है। जब विधानपालिका और कार्यपालिका अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय होकर कार्य नहीं करती, तब न्यायपालिका उनकी अक्रियाशीलता को अपनी क्रियाशीलता से दूर करती है। यानी विधानपालिका और कार्यपालिका पूरी तरह से क्रियाशील नहीं रहती, तभी न्यायपालिका को क्रियाशील रहना पड़ता है। उनकी अक्रियाशीलता को, असक्रियता को दूर करने के लिए सक्रिय होना पड़ता है। इसी को न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। विधानपालिका एवं कार्यपालिका की अक्रियाशीलता ही न्यायपालिका की सक्रियता का प्रमुख आधार है। भारत में न्यायिक सक्रियता का इतिहास क्या है? वास्तव में देखा जाए तो भारत में न्यायिक सक्रियता का कोई व्यापक इतिहास नहीं है, केवल न्यायिक सक्रियता के कुछ संकेत हमें मिलते हैं, क्योंकि न्यायिक सक्रियता की जो प्रक्रिया है 80 के दशक में अमेरिका से इसका जो है प्रेरणा ग्रहण की गई है। 1950 में सर्वोच्च न्यायालय ने गोपालन बनाम मद्रास राज्य प्रकरण में निवारण निरोध अधिनियम के खंड 14 को अवैध बताया, जो कि न्यायिक सक्रियता का पहला उदाहरण माना जाता है। इसके बाद रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। ये भी न्यायिक क्रियाशीलता का एक उदाहरण है। 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद जो है मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। और 1973 में अपने इसी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने परिवर्तन कर दिया। केस था केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार केस, और इस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा
31 के द्वितीय खंड को निरस्त कर दिया, क्योंकि इससे मौलिक अधिकार जो है नकारात्मक रूप से प्रभावित होती थी। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद जो है मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है, बशर्ते कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर आधारभूत ढांचा प्रभावित न होता हो। यानी सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय 1967 के गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य प्रकरण से उलट था। 1980 में मिनर्वा मिल्स बनाम अन्य भारत सरकार प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा कि 42वें संविधान संशोधन की धारा 4 व 55 को निरस्त कर दिया गया। यह भी न्यायिक क्रियाशीलता का एक उदाहरण मिलता है कि संविधान संशोधन में न्यायपालिका ने घुसपैठ की है, अपनी क्रियाशीलता दिखाई। 1984 में बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि हरियाणा के फरीदाबाद जिले की पत्थर खानों में काम कर रहे बंधुआ मजदूरों की दयनीय स्थिति की वास्तविक जांच पड़ताल की जाए और उसकी रिपोर्ट न्यायालय को सौंपी जाए। यानी यह भी एक प्रकार से PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से जुड़ा हुआ मुकदमा था, जो न्यायपालिका की विधान पालिका और कार्यपालिका में क्रियाशीलता को दिखाता है। 2011 में एक और केस हुआ MC मेहता बनाम भारत संघ प्रकरण, और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली के रिहायशी इलाकों से लगभग 1 लाख औद्योगिक इकाइयों को दिल्ली से बाहर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। अक्टूबर 2001 में सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि दिल्ली की सभी सार्वजनिक बसों को चरणबद्ध तरीके से CNG यानी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस के ईंधन से चलाया जाए, ताकि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त किया जाए। दिल्ली में आबोहवा शुद्ध हो, पर्यावरण शुद्ध हो, पर्यावरण प्रदूषण को दूर किया जाए। तो ये एक प्रकार से न्यायपालिका की विधान पालिका और कार्यपालिका में सक्रियता को दिखाता है। न्यायपालिका न्याय सक्रियता का महत्व क्या है, न्याय सक्रियता की उपयोगिता क्या है, और न्याय सक्रियता के पक्ष में हम कौन कौन से तर्क दे सकते हैं। न्यायिक सक्रियता, इम्पोर्टेंस यूटिलिटी ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। व्यवहार में देखा जाए तो न्यायिक सक्रियता की शुरुआत 1980 में न्यायाधीश PN भगवती द्वारा मानी जाती है। उस समय सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक प्रकार की जनहित याचिकाओं के माध्यम से आम जनता के अधिकारों व स्वतंत्रता का संरक्षण करना शुरू किया। तो हम 1980 के दशक से मान सकते हैं कि भारत में अमेरिका की जो न्याय व्यवस्था है उसकी तर्ज पर न्यायिक सक्रियता शुरू हुई। न्यायिक सक्रियता के पक्ष में पहला तर्क दिया जा सकता है कि जब विधान पालिका और कार्यपालिका है वो अक्रियाशील है, तो उसको दूर करने के लिए मजबूरन न्यायपालिका को क्रियाशील होना पड़ता है। यानी मजबूरन न्यायपालिका और विधान पालिका और कार्यपालिका की भूमिका निभानी पड़ती है। स्वतंत्रता के बाद से 1980 तक लगातार विधान पालिका और कार्यपालिका की अक्रियाशीलता बनी रही। आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश PN भगवती ने न्यायिक क्रियाशीलता का एक नया अध्याय शुरू किया। विधान पालिका व कार्यपालिका ने अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए अपने आप को पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना, पूरी तरह से अक्रियाशील बना लिया, और इसको क्रियाशील करने के लिए न्यायपालिका को आगे आना पड़ा। परिणाम स्वरूप जनता का ध्यान न्यायपालिका की ओर आकृष्ट हुआ और न्यायपालिका ने विधान पालिका और कार्यपालिका की कमियों को उजागर किया। कानून के शासन के लिए भी न्यायपालिका के महत्व को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। न्यायपालिका की क्रियाशीलता कानून के शासन को स्थापित करने में आवश्यक है। वैसे तो भारतीय संविधान में कानून के शासन की व्यवस्था की गई है, लेकिन व्यवहार में विधान पालिका और कार्यपालिका कानून की अनदेखी करती है, कानून के शासन की अनदेखी करती है। राजनीतिक दल शासन के समय अपने राजनीतिक लाभ के लिए संवैधानिक नियमों का अक्षरशः पालन नहीं करते।
और आम जनता राजनीतिक दलों की तानाशाही का शिकार होती है। लेकिन न्यायपालिका अपनी सक्रियता से ऐसे सभी कानूनों को रद्द कर सकती है जो भारतीय संविधान का उल्लंघन करते हैं। यानी भारत में संवैधानिक दृष्टि से रूल ऑफ लॉ है, आर्टिकल 14 और 15 जो है वो कानून के शासन को दर्शाता है। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से राजनीतिक दल राजनीतिक लाभ के लिए जनता के अधिकारों का, जनता की स्वतंत्रताओं का हनन करते हैं और इसको जनता को न्याय दिलाने के लिए न्यायपालिका को आगे बढ़कर क्रियाशील होना पड़ता है। जनहित याचिकाओं पर कार्रवाई करना। जनहित याचिकाएं क्या है कि आम जनता के हित से जुड़ी हुई जो भी कार्रवाई है वो जनहित याचिकाएं होती है, जिसमें कोई व्यक्ति जो है आम व्यक्ति के हित में, जरूरी नहीं है कि कोई पीड़ित व्यक्ति ही अपनी पीड़ा के बारे में सर्वोच्च न्यायालय को अवगत करवाए, बल्कि पीड़ित व्यक्ति के पक्ष में, पीड़ित व्यक्ति के संबंध में कोई भी देश का जागरूक नागरिक इस तरह की जनहित से जुड़ी याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में दायर कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय उसके व्यक्तिगत जो याची है उसके व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ना ही किसी प्रकार से उसको जिम्मेदार ठहराएगा। पीड़ित व शोषित व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए सजग नागरिक अपना नैतिक और वैधानिक दायित्व अगर मानने लग जाते हैं तो इस तरह की PIL जो है वो न्याय क्रियाशीलता का जो क्षेत्र है उसको और ज़्यादा विस्तृत करती है। न्याय क्रियाशीलता का प्रयास हम जो है मानव अधिकारों के संरक्षण में देखते हैं। मानव अधिकारों के संरक्षण के कारण ही न्यायपालिका की भूमिका जो है उसका कार्य क्षेत्र, उसकी परिधि लगातार बढ़ती जा रही है। बच्चों का शोषण हो, महिलाओं का व्यापार हो, जेल में बंद व्यक्तियों पर दुराचार हो, दलितों, महिलाओं, बुजुर्गों, अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हो, इस तरह के आम जनता से जुड़े हुए अधिकारों के संरक्षण में सर्वोच्च न्यायालय की उल्लेखनीय भूमिका रही है। मानव अधिकारों को शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए अधिवक्ताओं और गैर सरकारी संगठन NGO ने सर्वोच्च न्यायालय में अनेक प्रकार की याचिकाएं दायर की। न्यायिक सक्रियता के पक्ष में एक अन्य तर्क दिया जा सकता है घोटालों का पर्दाफाश। न्यायपालिका देश में न्यायिक क्रियाशीलता द्वारा अनेक घोटालों का पर्दाफाश करती है। न्यायपालिका ने समय समय पर अनेक प्रकरणों में विधानपालिका और कार्यपालिका द्वारा किए गए घोटालों और कांडों को उजागर किए। इन घोटालों और कांडों को प्रकट करने से आम जनता में न्यायपालिका की साख बढ़ी है। चंदन तस्कर वीरप्पन के मामले में न्यायिक सक्रियता के कारण न्यायपालिका की पूरे देश में प्रशंसा की गई। यानी जनहित याचिकाओं और अन्य NGO के माध्यम से जो भी एप्लीकेशन आती है, केस फाइल किए जाते हैं, उन पर जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट गौर करती है और विधानपालिका और कार्यपालिका के क्षेत्र में जाकर के अपना प्रभाव क्षेत्र दिखाती है ताकि जनता के हितों को सुरक्षित किया जा सके, संविधान को का संरक्षण किया जा सके। शासक दल की तानाशाही से सुरक्षा में भी न्यायिक सक्रियता भूमिका निभाती है। वर्तमान समय में जो कल्याणकारी राज्यों का दौर शुरू हुआ है उससे राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि हुई है और कल्याणकारी कार्यों की होड़ में राजनीतिक दल अपने राजनीतिक लाभ के लिए आम जनता का शोषण करते हैं। न्यायपालिका न्यायिक क्रियाशीलता के द्वारा ऐसे कानूनों को अवैध घोषित कर सकती है जो संविधान की व्यवस्थाओं का विरोध करती है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक किस्म के व्यक्तियों पर 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगाना एक प्रकार से न्यायिक क्रियाशीलता का सुंदर उदाहरण है। संवैधानिक विकास। संविधान के विकास में भी न्यायिक सक्रियता ने बड़ा योगदान दिया। समय समय पर न्यायपालिका के पास जितने केस आए उन सभी केसेज में न्यायपालिका ने अपने निर्णय दिए और पहले दिए गए निर्णयों में काफ़ी परिवर्तन किया। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा संविधान की व्याख्या से जुड़े जितने भी संवैधानिक प्रश्न थे उन पर जो निर्णय दिए वो जो है न्यायिक दृष्टांत देश के संविधान के लिए पथ प्रदर्शक का काम किया। उन्होंने देश के संविधान में विकास का कार्य किया है।
न्यायिक सक्रियता की आलोचना या विपक्ष में तर्क। न्यायिक सक्रियता की बहुत सारे विद्वान आलोचना करते हैं, इसके विपक्ष में तर्क देते हैं कि न्यायिक सक्रियता जो है एक प्रकार से विधान पालिका और कार्यपालिका के क्षेत्र में अनावश्यक घुसपैठ कर रही है। तो न्यायपालिका की न्यायिक सक्रियता की आलोचना निम्न आधारों पर की जा सकती है, जिसमें पहला है न्यायिक तानाशाही। यानी न्यायिक तानाशाही जो है वो न्यायिक सक्रियता के कारण हुई है। न्यायपालिका ने विधान पालिका की अक्रियाशीलता को दूर करने के लिए अनेक जनहितकारी निर्णय दिए। न्यायपालिका के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए लगता है कि कहीं भारत में न्यायिक तानाशाही स्थापित न हो जाए, क्योंकि विधान पालिका और कार्यपालिका के ऊपर लगातार नैतिक एवं वैधानिक दबाव बढ़ता जा रहा है कि वे अपने उत्तरदायित्वों का पालन करें। वर्तमान समय में न्यायपालिका व्यक्ति के जीवन के हर क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रही है। तो एक प्रकार से न्यायपालिका देश में सर्वोच्च हो गई है, विधान पालिका और कार्यपालिका का प्रभाव कम हो रहा है। तो न्यायिक तानाशाही को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे विद्वान जो है, राजनीतिक वैज्ञानिक हैं, वो न्यायिक सक्रियता की आलोचना करते हैं। दूसरी आलोचना है कि विधान पालिका और न्यायपालिका में गतिरोध। कानून एवं नीति निर्माण का कार्य विधान पालिका है, लेकिन विधान पालिका की अक्रियाशीलता को समाप्त करने के लिए न्यायपालिका ने अपने अधिकार क्षेत्र में लगातार वृद्धि की। न्यायपालिका की क्रियाशीलता ने विधान पालिका के अधिकार क्षेत्र पर अतिक्रमण किए। आम जनता का विधान पालिका से विश्वास उठने लगा है और न्यायपालिका के प्रति आकर्षण पैदा हुआ। विधान पालिका कानून एवं नीति निर्माण को लेकर न्यायपालिका के साथ टकराव नहीं चाहती, लेकिन सरकार के दोनों अंगों में अपने अपने क्षेत्राधिकार को लेकर हमेशा टकराव की, तनाव की स्थिति बनी रहती है। इसलिए आलोचक मानते हैं कि न्यायिक सक्रियता स्वस्थ राजनीतिक परंपराओं के पक्ष में नहीं है, अगेंस्ट है। न्यायिक सक्रियता के पक्ष में एक बड़ा तर्क दिया जाता है कि कार्यपालिका जनता के प्रति उत्तरदायी। कि वास्तव में देखा जाए तो कार्यपालिका देश की जनता के प्रति उत्तरदायी है। कानून निर्माण का कार्य विधान पालिका का है, आदेश पारित करने का कार्य कार्यपालिका का है, और जनता अपने प्रतिनिधियों को इसीलिए चुनकर भेजती है कि जनता के हित एवं कल्याण के लिए शासन सत्ता का संचालन करेंगे। कार्यपालिका के कार्यों का मूल्यांकन जनता के द्वारा किया जाना चाहिए, न कि न्यायपालिका के द्वारा। अगर कोई भी सत्ताधारी दल आम जन की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाता तो जनता के पास भावी चुनाव में मतदान प्रक्रिया के द्वारा ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त करने का अधिकार है। न्यायिक सक्रियता के विपक्ष में एक तर्क दिया जा सकता है कि इससे अलोकतांत्रिक व्यवस्था पनपती है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है, और एक लोकतांत्रिक देश में प्रत्येक नागरिक का अपना अधिकार होता है, अपनी राजनीतिक भागीदारी होती है। नागरिकों को हर तरह की राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने का अधिकार होता है, राजनीतिक प्रक्रियाओं की आलोचना करने का अधिकार होता है। लेकिन न्यायपालिका जो न्याय का क्षेत्र है, वो कानून का जो क्षेत्र है उसमें घुसपैठ करने से एक प्रकार से जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसका हनन होता है, क्योंकि कानून निर्माण का कार्य विधान पालिका का है, कानून लागू करने का कार्य कार्यपालिका का है, और उसके बारे में निर्णय देने का जो कार्य है वो न्यायपालिका का है। तो एक प्रकार से लोकतांत्रिक सिद्धांतों का, परंपराओं का ये उल्लंघन माना जाता है। न्यायिक सक्रियता के एक विपक्ष में तर्क है कि न्यायालयों पर कार्यभार की अधिकता। यानी विधान पालिका और कार्यपालिका पर जब जब न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है तो इससे क्या है कि न्यायपालिका का कार्य क्षेत्र और कार्यभार लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि विधान पालिका और कार्यपालिका इसके प्रति पूरी तरह से निष्क्रिय है। और विधान पालिका को पता है कि न्यायपालिका अगर किसी प्रकार का इसमें फॉल्ट है तो अपने जुडिशियल रिव्यू पावर के द्वारा उसको संशोधित कर देगी।
तो न्यायालयों के अंदर जो है करोड़ों मुकदमे लटके हुए हैं। विशेष करके जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे जो है इस तरह के अनावश्यक और झूठे केस भी चल रहे हैं, जिससे न्यायिक व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा है। कार्यभार की अधिकता के चलते लाखों मुकदमे जो है लंबे समय तक लटके रहते हैं, उनके बारे में निर्णय नहीं हो पाता। इससे न्यायपालिका की पारदर्शिता पर, ईमानदारी पर पूरा एक प्रश्न चिन्ह उठता है। न्यायिक सक्रियता के पक्ष में एक बड़ा तर्क है कि लोकप्रियता की होड़। यानी भारत में न्यायपालिका को जब ये पता है कि न्यायपालिका विधान पालिका और कार्यपालिका से सर्वोच्च है, तो न्यायाधीशों के नाम जो है ऐसे बार बार प्रसारित किए जाते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है जनहित याचिकाओं पर अपने निर्णय देते हैं, या विधान पालिका के कानूनों को अवैध करते हैं या कार्यपालिका के आदेशों को अवैध करते हैं। तो इसे न्यायाधीशों में लोकप्रियता पाने की होड़ बनी रहती है। और न्यायपालिका की अति लोकप्रियता एक प्रकार से विधान पालिका और कार्यपालिका को गैर जिम्मेदाराना बनाती है। तो प्रश्न उठता है कि हमें न्यायिक सक्रियता की आवश्यकता क्यों पड़ी। भारत में न्यायिक सक्रियता की आवश्यकता का एक बड़ा कारण है कि विधान पालिका और कार्यपालिका का कार्य क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है, और कार्य क्षेत्र बढ़ने से इनमें जो है कई प्रकार की ट्रांसपेरेंसी को लेकर, पारदर्शिता को लेकर के एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। और से महत्वपूर्ण कारणों में एक बड़ा कारण है गठबंधन सरकारों के प्रभाव में। यानी भारत में 1989 से लेकर 2014 तक केंद्र में गठबंधन सरकारों का दौर रहा, और सत्ताधारी दल ने अपनी 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के लिए सहयोगी दलों के हर अच्छे और बुरे, संवैधानिक गैर संवैधानिक जो डिसीजन है उनको मानने में जो है कोई बुराई नहीं समझी। समर्थक दल जो है वो नियमों और कानूनों का उल्लंघन करते हैं, और इससे जो जवाबदेही है वो सत्ताधारी दल की होती है। सत्ताधारी दल समर्थक दलों की तानाशाही का शिकार होता है। गठबंधन सरकारों के दौर में राष्ट्रीय स्तर पर विधान पालिका और कार्यपालिका की निष्क्रियता ने लगातार न्यायपालिका की क्रियाशीलता को बढ़ावा दिया है। दूसरा है व्यापक भ्रष्टाचार। देश में शीर्ष स्तर से ग्रास रूट लेवल तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है, और देश में आए दिन जो है मंत्रियों द्वारा अनेक प्रकार के घोटाले किए जाते हैं। जनता के पैसे का राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यपालिका दुरुपयोग कर रही है। भ्रष्टाचार ने पूरे देश की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को खोखला कर दिया है, और आम जनता अखबारों, पत्र पत्रिकाओं, टेलीविजन, संचार के अन्य साधनों के माध्यम से भ्रष्टाचार को खत्म करने के प्रति जागरूक हुई। 2012-13 में राष्ट्रीय स्तर पर समाजसेवी अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए और जन लोकपाल बिल लाने के लिए आंदोलन शुरू हुआ, और यूपीए 2 सरकार के अंतिम वर्षों में भ्रष्टाचार के काफ़ी मुद्दे उजागर होने से आम जनता सरकार की निष्क्रियता के प्रति और अधिक सचेत हो गई। इस प्रकार भारत में न्यायिक सक्रियता का एक बड़ा कारण जो है पूरे देश में भ्रष्टाचार को फैलना है। विधान पालिका और कार्यपालिका से जनता का भरोसा उठ गया, और जनता जो है न्यायपालिका के ऊपर भरोसा जताया कि न्यायपालिका जो है किसी तरह से विधान पालिका और कार्यपालिका में जो भ्रष्टाचार है उसको दूर कर सकती है। संवैधानिक व्यवस्थाओं का उल्लंघन करना, यानी भारत में न्यायिक सक्रियता की आवश्यकता के पीछे एक बड़ा कारण संवैधानिक नियमों का उल्लंघन करना है। देश में न केवल राजनीतिज्ञ बल्कि बड़े प्रशासनिक अधिकारी भी संवैधानिक नियमों का उल्लंघन करते हैं। प्रशासनिक अधिकारी व आम जो नेता है, राजनेता, वो अपने आप को जनता का सेवक न मान करके स्वामी मानते हैं और आम लोगों को तानाशाही दिखाते हैं। परिणाम स्वरूप पीड़ित व शोषित व्यक्ति अधिकारों की मांग के लिए न्यायपालिका की शरण लेते हैं। इससे न्यायपालिका को और ज़्यादा आगे बढ़ने का मौका मिला है। नेताओं के राष्ट्रीय चरित्र में कमी भी न्यायिक सक्रियता के प्रभाव का एक बड़ा कारण है। राष्ट्रीय दलों के नेता होकर भी
प्रत्येक नेता को एक या दो प्रांत या क्षेत्र या विशेष जाति या अपने परिवार तक सीमित रखते हैं। नेताओं में राष्ट्रीय चरित्र का पूरी तरह से अभाव है। उनके पास जो है राष्ट्र के विकास के लिए, कल्याण के लिए न कोई एजेंडा है, न कोई चुनौतियों का सामना करने के लिए कोई अपना उसका जो है विजन है। नेताओं की संकीर्ण सोच ही हमेशा स्वार्थों को जन्म देती है। इसलिए भारत में नेताओं के प्रति आम जनता का मान सम्मान नहीं है जो होना चाहिए, और न्यायाधीशों पर जो है ज़्यादा विश्वास करती है भारत की जनता। संसद में है संसदीय व्यवहार, यह भी न्यायिक सक्रियता का एक बड़ा कारण है। हम आए दिन टेलीविज़न, न्यूज़पेपर के माध्यम से देखते हैं कि संसद और विधानसभा में नेता राजनीतिक प्रतिशोध के लिए, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के लिए एक दूसरे पर गाली गलौज, व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, और कई बार सांसद अपना विरोध जताने के लिए चप्पल, जूते, कुर्सियां इत्यादि का प्रयोग करते हैं। 2014 में तेलंगाना मुद्दे पर न केवल विपक्ष बल्कि सत्तारूढ़ के सांसदों ने भी संसद के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई, और इस प्रकार का है संसदीय व्यवहार है उसको समाप्त करने के लिए नेताओं को उनकी गलतियों का एहसास करने के लिए न्यायिक सक्रियता की आवश्यकता महसूस हुई। सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए भी भारत में न्यायिक सक्रियता की आवश्यकता महसूस। भारत में आरक्षित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यक समुदायों को सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है। संविधान क्रियान्वयन के लगभग 73 वर्षों के बाद भी समाज में इन लोगों को उचित मान सम्मान नहीं मिला जो समाज के दूसरे लोगों को प्राप्त है। जब कोई स्थानीय सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार इन वर्गों के अधिकारों का संरक्षण नहीं कर पाती तो शोषित व्यक्ति न्यायपालिका की शरण लेती है। इसलिए भारत में सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए भी न्यायिक सक्रियता की आवश्यकता महसूस हुई। आर्थिक शोषण से मुक्ति के लिए, यानी लगभग स्वतंत्रता के 74 वर्षों के बाद भी भारत में आर्थिक समरसता प्राप्त नहीं है। देश में आज भी लगभग 25% के करीब गरीबी रेखा से नीचे है, और भारत में उद्योगपतियों, पूंजीपतियों, जमींदारों, ठेकेदारों द्वारा अन्य सामान्य व्यक्ति जैसे श्रमिक है, मजदूर, भूमिहीन किसान, दलित इत्यादि का आर्थिक शोषण किया जाता है। स्वतंत्रता के बाद से ही भारत में साक्षरता के दर में वृद्धि हुई और शिक्षित व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुआ, और यही कारण है कि समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और संचार के अन्य साधनों द्वारा आर्थिक शोषण की जीवंत घटनाएं दिखाई जाती है, और इससे न्यायिक सक्रियता की आवश्यकता महसूस हुई। जनहित याचिकाओं के रूप में भी न्यायिक सक्रियता की आवश्यकता महसूस हुई कि बहुत सारे भारत में अनपढ़ हैं, कम पढ़े लिखे हैं, जागरूक नहीं है, संविधान के बारे में, कानून के बारे में, सरकार के बारे में, नियमों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, और जो बड़े बड़े पूंजीपति है, उद्योगपति है, बिजनेसमैन है, राजनेता है, धर्मगुरु है, ये आम व्यक्ति का शोषण करते हैं। तो जो देश का सजग नागरिक है, सचेत नागरिक है, जो राजपुरुष है, वो पीड़ित व्यक्तियों के पक्ष में इस तरह की जनहित याचिकाएँ समय समय पर न्यायालय में डालते हैं। उससे भी जो है न्यायिक सक्रियता की लगातार आवश्यकता महसूस की गई। नेक्स्ट है जनहित याचिकाएँ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जनहित याचिका क्या है, जनहित अभियोग क्या है? जनहित अभियोग से अभिप्राय है कि आम व्यक्ति के हित में कोई भी दूसरा व्यक्ति या स्वयं पीड़ित व्यक्ति अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए एक सामान्य पत्र पर तथ्यों एवं घटनाओं के साथ न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। जनहित अभियोग की विशेषता है कि इस सामान्य पत्र के अतिरिक्त याची को जटिल प्रक्रिया का सामना नहीं करना पड़ता। इस आवेदन पत्र का कोई निश्चित प्रारूप नहीं है। कोई व्यक्ति स्वयं या अधिवक्ता की सहायता से अनुच्छेद 226 के आधार पर उच्च न्यायालय और अनुच्छेद 32 के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका लगा सकता है। यदि कोई याची उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर रहा है तो उसे 250 रुपये की सुरक्षा निधि जमा करवानी होगी। इसके विपरीत सर्वोच्च न्यायालय में सिर्फ साधारण पत्र द्वारा भी जनहित याचिकाओं के लिए आवेदन किया जा सकता है। याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करने के बाद अदालत स्वयं आवश्यक एवं उचित कार्रवाई करती है। सुनवाई के दौरान
याचिकाकर्ता को न्यायालय में उपस्थित होना भी अनिवार्य नहीं है, वह अपनी इच्छा से अदालत में उपस्थित रह सकता है। भारत में जनहित याचिकाओं का इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है, कुछ एक मुकदमे हैं, क्योंकि भारत में जनहित याचिका का जो कंसेप्ट है, न्यायिक धारणा है, वो अमेरिकन न्यायपालिका से प्रेरित है। तो अमेरिकन न्यायपालिका को जनहित अभियोगों का जन्मदाता माना जाता है। भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र, सर्वोच्च और निष्पक्ष बनाया गया। पिछले 2 दशकों से हम देखें तो जनहित याचिकाओं की शुरुआत हुई और भारत में इसकी शुरुआत बिहार राज्य के भागलपुर जेल में विचाराधीन बंद रखे गए कैदियों के प्रकरण से शुरू हुई। इस संबंध में पुलिस आयोग के सदस्य KF रुस्तम जी ने एक लेख लिखकर वकील के माध्यम से अनुच्छेद 32 के आधार पर इसे सर्वोच्च न्यायालय में उठाया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित के आधार पर निर्णय दिया कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को 8 महीने से अधिक का समय हो गया है तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाए। इसी तरह का उदाहरण हरियाणा राज्य से ही मिलता है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले की पत्थरखानों में काम करे मजदूरों के हितों को लेकर के बंधुआ मुक्ति मोर्चा ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में बंधुआ मजदूरों की दयनीय स्थिति की जांच पड़ताल करने का आदेश दिया। 1997 में एक उदाहरण और मिलता है विशाखा NGO द्वारा, जो कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न से रोकने के लिए जनहित याचिका दायर की गई। इस पर कार्रवाई करते सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांत तय किए गए। इसी के परिणाम स्वरूप 2013 में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न के विरुद्ध सशक्त कानून बना। हाल ही में 2014 में मदुरई के निवासी T दरबार राजा ने मद्रास उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की कि गाड़ी चलाने के दौरान हेलमेट पहनने की अनिवार्यता का कड़ाई से पालन किया जाए और अदालत ने इस संबंध में गंभीरता से कार्रवाई की। इसका प्रभाव यह हुआ कि तमिलनाडु के सभी जिलों में यह नियम लागू किया गया। अब प्रश्न उठता है कि जनहित याचिकाएं जो है कौन कौन से सब्जेक्ट में, इसका दायरा क्या है, ज्यूरिसडिक्शन क्या है, विषय क्षेत्र क्या है, कौन से विषयों पर हम जनहित याचिकाएं डाल सकते हैं। जनहित याचिका में याची स्वयं या किसी शोषित व्यक्ति या व्यक्ति समूह के हित में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। जनहित याचिका के विषय रहेंगे जैसे बाल संरक्षण, बच्चों के साथ किसी प्रकार की दुर्व्यवहार की घटनाएं घट रही हैं, शहर या गांव में बुनियादी जो सुविधाएं हैं, पानी की, सड़क की और दूसरी जो सुविधाएं हैं उनका अभाव है, ध्वनि प्रदूषण कहीं पर भी हो रहा है, या जेल में किसी प्रकार के अत्याचार हो रही हैं, कैदियों का मानवाधिकार, दंगा पीड़ितों की सहायता, या भ्रष्टाचार से संबंधित विवाद, या जीने का अधिकार हो, या निःशुल्क विधिक सहायता हो, ये सभी ऐसे विषय हैं जिन पर जनहित याचिका लगाई जाती है। हालांकि भारत में जनहित याचिकाओं का काफ़ी लंबा इतिहास नहीं है, लेकिन जनहित याचिकाओं को लेकर के बहुत सारे गलत मुकदमे जो है इसमें डाले गए हैं। अगर याची अनावश्यक अनुचित उद्देश्य है या राजनीतिक उद्देश्य है या सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए जनहित याचिका दायर करता है तो ऐसी याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी और न्यायालय इस तरह की याचिकाओं पर भारी जुर्माना भी लगा सकता है। इसलिए जनहित याचिकाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए न्यायालय ने कुछ दंडों का प्रावधान किया है। तो कोई व्यक्ति किसी नागरिक के पक्ष में, नागरिक समूह के पक्ष में, जिसको अपने अधिकारों का, अपनी स्वतंत्रताओं की, देश के कानून का, संविधान की जानकारी नहीं है, अगर उसका कहीं शोषण हो रहा है, उसके पक्ष में जनहित याचिकाएं डालना चाहता है तो उस उपरोक्त विषयों से संबंधित होनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार का अनुचित उद्देश्य या अनावश्यक उद्देश्य या कोई राजनीतिक उद्देश्य या सस्ती लोकप्रियता का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, वो पूरा का पूरा जनता के हित में होना चाहिए। तो ऐसी याचिकाएं डाली जा सकती हैं। तो आज का हमारा लेक्चर था कि न्यायिक क्रियाशीलता क्या है, न्यायिक क्रियाशीलता का अर्थ क्या है, न्यायिक क्रियाशीलता में सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका है, न्यायिक क्रियाशीलता के पक्ष में और विपक्ष में विद्वानों के क्या विचार हैं, जनहित याचिकाएँ क्या है, भारत में जनहित याचिकाओं का इतिहास क्या रहा है, जनहित याचिका कहाँ से प्रेरित हुई है,
जनहित याचिकाओं में सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों की अब तक क्या भूमिका रही है, कौन व्यक्ति किन विषयों पर जनहित याचिकाएं डाल सकता है, जनहित याचिकाओं को लेकर के किस तरह से दुरुपयोग हुआ है। तो आज का ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग था, बड़ा रोचक है और बड़ा प्रायोगिक है। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो आप अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।